अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ मुआशी चैलेंजेस हैं जो कि बजट के बाद महंगाई की सूरत में आवाम को फेस करने पड़ेंगे, तो दूसरी जानिब अपोजिशन की वो तहरीक है जो कि ईद के फ़ौरन बाद शुरू होने जा रही है। ऐसे में हुकूमत ने जो एक रूटीन है, जो एक प्रोसीजर है कि हर महीने की यकम और 15 को 30 और 15 को जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल होता है। लेकिन यहाँ हुकूमत ने कुछ सियासी सोच के तहत एक दिन पहले ही यानी 14 तारीख को ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल किया। एक बड़ा रिलीफ आवाम को मिला। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 20 पैसे सस्ती कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत में भी 2.5 रुपये तक का तकरीबन जो है वो कमी की गई है। एक बड़ी कमी, एक बड़ा रिलीफ आवाम को दिया गया है। लेकिन एक दिन पहले करने का मकसद क्या था कि एक बड़ी खुशखबरी थी, उसकी जल्दबाजी थी, या एक तहरीक को काउंटर करना ऐसा मकसद था, या वज़ीर आज़म जो आवाम से इंटरेक्ट करना चाह रहे थे उसकी वजह से जो है ये एक दिन पहले किया गया। इस पर बात होगी। और ना जनाब बात करेंगे जो बानी चेमे तहरीक साहब के खिलाफ केसेस के वाले से टेरियन वाइट केस जो है वो भी चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इससे पहले साइफर केस का फैसला भी FIA की जानिब से चैलेंज किया जा चुका है। जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत के बारे से गुफ्तगू चल रही है कि बातचीत होगी। खान साहब ने कल भी महमूद अचकज़ई को फुल जो अथॉरिटी दे दी है, फुल उन्हें जो है वो दे दिया कि आप जो चाहें आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये इत्तलात हैं कि ईद के बाद जो है एक बाज़ाब्ता कमेटी बनाए जाने का इम्कान है जिसमें तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया जाएगा। महमूद अचकज़ई भी एक कमेटी की सूरत में ही मुज़ाकरात करेंगे जिसमें जो इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान है उसमें शामिल तमाम जमातों के एक एक मेंबर को शामिल किया जाएगा। ये मुज़ाकरात जब शुरू होंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या संजीदा हैं भी दोनों पार्टी मुज़ाकरात के अंदर, ये भी डिस्कस होगा आज के प्रोग्राम में। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है तैमूर झगड़ा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। हमें ज्वाइन करें रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक। आगे चल के हम एनालिसिस भी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं तैमूर झगड़ा साहब कि ये जो एक सेट प्रोसीजर है, आप चूँकि मुआशी मामलात को बेहतर समझते भी हैं कि फोर्टनाइटली 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल होता है यकम को, और उसके बाद यानी 30, 31 और यकम की दरमियानी शब, और 15 और 16 की दरमियानी शब ये होता है। एक दिन पहले कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, एक्साइटमेंट में कर दिया गया जनाब के हम कम कर रहे हैं, 10 रुपये का रिलीफ दे रहे हैं, या फिर जो वज़ीर आज़म ने कौम से इंटरेक्ट करना है उसकी तैयारी थी जनाब, एक पेशबंदी थी कि ज़रा कुछ मटीरियल हो हमारे पास आवाम के साथ बयान करने के लिए? नहीं, इसका मकसद तो बहुत ही क्लियर है। देखें, बजट जितना खौफनाक और जितना तबाहकुन तकरीबन हर तबके के लिए रहा है, तो कोई ना कोई तरीके से ऑफसेट करने की कोशिश की है। पेट्रोल की कीमतों पे एक प्रिंसिपल बता दूं जो पूरी दुनिया में फॉलो होता है, और जैसे ही हम उसको सीख लें तो वो हमें फायदा देगा। वो ये है कि पेट्रोल की कीमत वैसे ही जो है वो डिपेंड करती है इंटरनेशनल मार्केट पे। जी हाँ। तो अगर हम पेट्रोल की कीमत के कम करने का जो है वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, जो आज हुकूमत ने लेने के लिए किया, 14 दिन बाद वो ज्यादा करनी पड़ेगी, और हमेशा जो नुकसान होता है वो क्रेडिट लेने से ज्यादा होता है। खुलासे में ये सिर्फ आपको हुकूमत की डेस्परेशन और उसका खौफ दिखा रही। जी, लेकिन ये एक सेट पैटर्न है तैमूर झगड़ा साहब, फोर्टनाइटली एक दिन पहले जो है करना। पिछली मतलब तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 15 रुपये सस्ता कर दिया है हमने, और मैंने कह दिया वजारत खजाना को कि पेट्रोल 15 रुपये सस्ता हो रहा है। वो 15 के बजाय फिर 4 रुपये 74 पैसे हुआ था। वो भी एक गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ज़्यादा एक जो है ना वो एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा था। उस खिफत को मिटाने के लिए किया गया है, या फिर वो जो खिताब की एक तैयारी थी, पेशबंदी थी, उसके लिए कर दिया गया कि पहले कुछ हो मटीरियल जनाब जिस पे आके बातचीत हो सके? नहीं, मैं यही आपको कह रहा हूं ना, जो एक दिन पहले किया है वो थोड़ा सा जो है वो गुड फीलिंग क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मैं गारंटी करता हूं कभी ये कीमतें कम करने से जो है वो गुड फीलिंग, हाँ मैं खुश हूंगा कि मैं कल जो पेट्रोल की टैंकी भरूंगा वो थोड़ी सी जो है वो सस्ती होगी, लेकिन जो इन्होंने 9,000 से 13,000 अरब तक का जो ओवरऑल हमारा टैक्स टारगेट और 18,000 अरब का बजट दिया है, तो 20 रुपए की लेवी तो इन्होंने वैसे ही लगानी है पर लीटर। तो ये जो है अच्छी बात है कि आज लेवी नहीं लगाई, वो जो रिलीफ इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने की वजह से जो पाकिस्तान को मिला है वो आवाम को पास ऑन किया गया है वो रिलीफ। ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि 10.25 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो गई है। रज़ा हारून साहब, आपकी राय में क्या आपको लगता है कि ये जो अच्छी बात है कि पेट्रोल की कीमत गिरी है, ये एक दिन पहले वाला जो सेट पैटर्न था वो जो गवर्नमेंट ने ब्रेक किया है, क्या वजह आपको लगती है इसकी? क्योंकि आपकी तरफ भी नाराजगी चल रही है आजकल काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की।
मैं समझता हूँ दोनों ही बातें हैं समर। एक बात तो तैमूर भाई जैसे बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं, ऑयल की मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है, तो यू हैव टू आपको अपने आप को मोमेंटम को जारी रखना पड़ता है, उसके बाद आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मिला के रखनी होती है। अब ये कह भी सकते हैं कि जी बजट का टाइम था, एक गुड फेथ मन को एक जो है वो पॉजिटिव न्यूज मिल गई है, उसको जाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्यों नहीं कैश कराएगी, उसको कराने चाहिए उसको। जहां तक ये बात है कि जी एक प्राइस जो है वो खुद से गिराए लोगों को खुश करने के लिए तो कायम नहीं रहती, क्रेडिबिलिटी हिट होती है। तो हमें तो याद है कि एक प्राइम मिनिस्टर साबिक जो है 10 रुपए कम करके उसको उस पर कैप लगा दिया था, और कैप लगा के वो चल रहे थे, तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंसली कॉस्ट किसको बर्दाश्त करनी पड़ी? इकोनॉमी को बर्दाश्त करनी पड़ी ना। तो ऐसे इकदाम ना लें कि एट द कॉस्ट ऑफ नेशन या एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल एक्सचेकर आप आवाम को खुश करें, उसके बाद फिर जो है वो आवाम के ऊपर ही वो सारा बोझ है। क्या पता हो पीपल्स पार्टी को खुश करना चाह रहे हो, क्या पता पीपल्स पार्टी को खुश करना चाह रहे हो, पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज है इत्तेहादी होकर कि आप जो है वो उनके साथ जो है ना आपने आप जो है उनके जो है वो बोझ उठाने को तैयार नहीं है गवर्नेंस का। नहीं, बोझ उठाने की बात समझ में, देखिए जब इंसान कोलिशन में होता है ना, अलायंस में होता है, तो बोझ तो उसने उठाना होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है इस सारे प्रोसेस में, बजट में, कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। आप एक इतनी बड़ी पार्टी को जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जिसमें कई साबिक वजीर खजाना बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, सीनियर वजीर बैठे हुए हैं, सीनियर रहनुमा बैठे हुए हैं, आप अगर उनसे कंसल्टेशन नहीं करते, तो कंसल्टेशन ना करके जो आप जब बजट पेश कर रहे हैं, तो शिकायत उस बात की थी मुशावरत ना होने की, तो मुशावरत का वाला आपको पता ही है। तो सही है धनराज चौधरी साहब, अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि आपकी हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया है, आवाम को 10.25 रुपये का रिलीफ दिया है फी लीटर। लेकिन वो जो एक सेट पैटर्न है जो हम बात कर रहे थे कि सेट पैटर्न है कि यकम को और 15 को होना होता, आपने एक दिन पहले कर दिया 14 को। वो पैटर्न जो तोड़ा गया है उसका मकसद क्या था? पीपल्स पार्टी को बताना कि हम फील गुड फैक्टर दे रहे हैं आवाम को, आप इतने परेशान ना हो, इतना ज़्यादा वो बैगेज नहीं होगा गवर्नेंस का। और दूसरा आवाम को भी ज़रा खुश करना कि बजट के अंदर जो आपने टैक्सेस इतने ज़्यादा हैवी लगाए हैं, आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, उस तनकीद से ज़रा बचने के लिए कि यार हम आपको रिलीफ भी दे रहे हैं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर द इनवाइट समर भाई। देखें, पहली जहाँ तक ये बात की आपने एक पैटर्न की, यहाँ जो रिलीफ का पैकेज है या रिलीफ है, इंशाल्लाह वो आपको तसलसल से नज़र आएगा। वो फूड इन्फ्लेशन हो, वो महंगाई की शरह में कमी हो, वो स्टॉक मार्केट की बेहतरी हो, वो पाकिस्तान को एक सिमत की तरफ लेके जाने की बात हो। यहाँ अब तनकीद होगी कि कम रिलीफ है या ज़्यादा रिलीफ है, या ये बात होगी कि ये पैटर्न गलत है या ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम को और इस मईशत को एक बेहतर ट्रेंड दिया जाएगा, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाएगा। जो जलाओ घेराओ आग लगाने की नफ़रत की जो सियासत है उसको दफन किया जाएगा। और इंशाल्लाह टॉपिक्स और डिबेट्स के टॉपिक्स भी टीवी पे यही होंगे कि आज इतनी महंगाई में कमी हुई या नहीं हुई, या बेहतर परफॉर्म कर सकते थे नहीं किया। ये टॉपिक्स अब ख़त्म होंगे कि किस तरह 1971 में शेख मुजीब के साथ क्या किया गया और अब क्या कर रहे हैं, या ये टॉपिक्स अब ख़त्म होंगे इंशाल्लाह कि मुफ्ती बानी ने ठीक किया था या गलत किया था कि पाकिस्तान को तोड़ने में एक रोल प्ले किया था इंडिया के साथ मिलकर। इंशाल्लाह पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करते हैं, तो फिर दनियाल पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करते हैं। तो फिर आज आप यकीन दहानी करवाते हैं पाकिस्तानी अवाम को, जो आज पाकिस्तानी अवाम खुशी से निहाल है जनाब कि पेट्रोल 10.25 रुपये सस्ता हो गया है, तो क्या आप उन्हें यकीन दहानी कराते हैं आज के 1 जुलाई को ये जो लेवी आपने 20 रुपए तक बढ़ा दी है, वो लेवी नहीं लगेगी आवाम के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर? देखें, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझने की वो ये है कि गवर्नमेंट के ट्रेंड्स, गवर्नमेंट जो है आवाम को और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो महंगाई की शरह के ऊपर हैं या उससे नीचे हैं, पॉवर्टी की शरह के ऊपर हैं या उससे नीचे हैं, उनको रिलीफ देना। हमने बजट में भी उनको फोकस किया, वो हमने ओवरऑल भी उनको फोकस किया और आगे भी करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जब रुपी और डॉलर पैरिटी मुस्तकम होगी, जब रुपी अपना एक कंटिन्यूसली एक चीज़ के ऊपर एक सिमत में चल रहा होगा और रोज़ ऊपर नीचे नहीं होगा, तो उससे ऑटोमेटिकली जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो कम होगी और इससे बेहतरी आएगी। और हमारी कोशिश भी यही होगी कि इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अपने रुपए को मुस्तकम करें, उसको बेहतर करें। और ये पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर है ना, से आपकी जो प्राइसेस हैं जो आपकी प्राइसेस हैं उनमें कमी रहे, उनमें एकदम से कोई इंक्रीज ना आए। जहां तक गुर्बत से ऊपर है उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा दनियाल साहब। जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है वो भी पिस गई है आजकल के जो है ना, जो महंगाई की पाकिस्तानी अवाम ने फेस किया, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। कल ही अभी आपने बिजली 5.5 रुपए महंगी कर दी, जब गवर्नमेंट आई है तकरीबन 7.5 रुपए का बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुके हैं आप फी यूनिट।
देखें, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं मैं, और इंशाल्लाह एवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली, देखें दिस इज़ डिफ़िकल्ट टाइम्स। हमने जिस तरह कहा कि हमने 16 महीने की हुकूमत में पाकिस्तान में लगी हुई आग को बंद किया, जो ये लैंड माइन्स बिछा के गए थे उनको ख़त्म किया, और अब हम रीबिल्डिंग के फेज़ में हैं। अब उस पानी को निकाल के उस तबाह हुई हुई इमारतों को वापस खड़ा करने के फेज़ में हैं। और इंशाल्लाह ये साल 1.5 साल मुश्किल का है, लेकिन इससे आपकी जो मुल्क है ये फॉर कमिंग ईयर्स ये आपको एक सीधे ट्रैक के ऊपर जाएगा कि इंशाल्लाह जब हम अपना ये टेन्योर ख़त्म करेंगे तो IMF को हमने खैर आबाद कह दिया होगा। उनका प्रोग्राम हम अच्छी तरह से ख़त्म कर कर और अपनी गवर्नमेंट के पास इतनी रिजर्व छोड़ के जाएंगे कि उनको किसी के पास दोबारा अगले दिन भाग के हाथ ना फैलाने पड़े, जो हमारा हाल था। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम को एक रिलीफ जाएगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, और इंशाल्लाह आगे आने वाले साल भी आसानी के होंगे। तैमूर झगड़ा साहब बड़ा पेशेंटली सुन रहे हैं इस जो है ये जो मईशत के बारे से आपके दावे सर, और वो जवाब देने को बेताब भी हैं। जी तैमूर झगड़ा साहब। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने मईशत को बचा दिया, वो फायर हो गए। उसके बाद इसाक डार ने बचा दिया, वो फायर हो गए। उसके बाद काकड़ ने जो है वो बचा दिया, उस पे भी जो है वो गंदम का इल्जाम इन्होंने लगा दिया। अभी औरंगजेब साहब बचा रहे हैं, और आज उसको एकनेक की चेयरमैनशिप से मेरे ख्याल में तारीख में पहली बार हटा के प्राइम मिनिस्टर को एकनेक का चेयरमैन बना दिया। बाकी इतनी जबरदस्त तरीके से अवाम को रिलीफ दे रहे हैं कि आज ही जो पता चला है कि बिजली के दाम 20% और महंगे हुए, और जो जिस तरीके से इन्होंने सैलरीड क्लासेस पे टैक्सेस लगाए हैं, मैं डिफेंड करने के लिए तैयार होता, लेकिन मैं आपको 2 नंबर कह दूं और वो आपको इनके रिफॉर्म का एपेटाइट भी बता देगा। जो इन्होंने आम आदमी पे, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, जिसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जो आपके लेबर फोर्स का 95% है, समर उसमें आप और मैं भी शामिल हैं, उस पे तो जो एडिशनल टैक्स लगा दिया और प्रोफेशनल्स पे 45% तक टैक्स ले गए, तो उसका इम्पैक्ट है 75 अरब रुपए। 75 अरब रुपए की इन्होंने अपने आप को स्कीमें दी है, और इतना कम हुकूमत का खर्चा कम करने के बजाय, हुकूमत का खर्चा कम करने के बजाय सिर्फ जो पे और पेंशन की इंक्रीज है ना, जो सेंटर सेट करती है और सारे सूबे फॉलो करते हैं, उस 75 अरब रुपए के बरक्स उसका इंपैक्ट होगा 1500 अरब रुपए। तो ये हम जो है वो एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर रहे हैं और इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं। बातें ठीक लगती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ होता नहीं है तो फिर आप दूसरे पे जो है वो बोंडे अटैक्स करते हैं। तो वो तो ये करते जाएंगे, लेकिन उससे हकीकत नहीं बदलेगी। 17 सीटें जीते थे, अगली बार 7 भी नहीं जीतेंगे। अच्छा तैमूर साहब, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके आपकी ही की तरफ हम आएंगे, और एक अहम मामला है जो कि ये मुज़ाकरात और बातचीत के वाले से वज़ीर आज़म भी दावत दे रहे हैं, आपको बार बार ऑफर भी आ रही है। ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? आप लोग वाक़ईतन मुज़ाकरात में संजीदा आप भी हैं या नहीं हैं, और मुज़ाकरात करेंगे तो किससे करेंगे? ये बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। अच्छा, ये जो कुछ देर पहले आप तैमूर झगड़ा साहब बात कर रहे थे, ये जो हालात मुआशी बड़े ख़राब हैं जनाब, तो ये तो एक परफेक्ट रेसिपी है, एक परफेक्ट माहौल है एक एहतजाजी मूवमेंट शुरू किए जाने के वाले से, आवाम को सड़कों पर लेकर आने के वाले से। इसी तरीके से आप बड़े टाइम से तैयारी भी करती रही है, और खान साहब भी जेल से ये कहते रहे कि बजट आ लेने दें, बजट के बाद देखें आवाम कैसे निकलते हैं। तो फिर आप तो अभी मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, तहरीक तो फिलहाल नहीं चलेगी ना? नहीं, देखिए, ये इस पे तो समर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आप जो है वो मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखें। पहली चीज, बात ये करते हैं कि इनको मुज़ाकरात करने चाहिए, और साथ हर किस्म की फैशिस्ट एक्टिविटी भी ये करते हैं। आज और कल जो आपके ये पंजाब के और इस्लामाबाद के आईजी और ये लोग कोर्ट्स में पेश होते हैं, जजेस को तो ये छोड़ते नहीं।
उसके अलावा अभी भी आपके आंखों के सामने जो है वो एनफोर्स्ड इलीगल आउट ऑफ द लॉ डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं। इमरान रियाज खान को हज जाने के लिए नहीं छोड़ा, क़यामत ना आ जाती। तो ये जो झगड़ा साहब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सबको मिलके आगे बढ़ने की दावत दे रहे हैं, बात करें कि सब मिलके आगे बढ़ते हैं, मुल्क को बहरान से निकालते हैं, तो आप खैर मकदम करेंगे वज़ीर आज़म साहब की इस ऑफर का? यार कर तो लेना, मतलब मैं यही कह रहा हूं इनकी जो है ये मुस्लिम लीग नून की ये 40-50 साल जो रहे हैं बस बातें ही रही हैं। व्हाट दे डू इज ऑलवेज डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू व्हाट दे से। सही है। एक सूबे के एक हिस्से की जमात है जिसको बाकी पाकिस्तान की कोई समझ नहीं है। आज भी जो है वो इनकी चीफ मिनिस्टर पंजाब में पुख्तूनख्वा के लोगों को टेररिस्ट कहते हैं, उनको चोर कहते हैं। आज भी इस बजट में जिसमें इनको अपने आप को 75 अरब रुपए पार्लियामेंट्री स्कीम्स के लिए देने के लिए कोई मसला नहीं। सही है। कबायली अजला में जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी और लीगली है क्योंकि एनएफसी नहीं हुई, ये तीसरा साल है कि ये लोग तनख्वाहों का बजट 66 अरब रुपए से ज्यादा नहीं कर रहे। अब 25% इन्होंने तनख्वाह ज्यादा की है। जी हाँ, वो आपको भी करनी पड़ रही है। के अंदर आपने बजट जल्दी में दे दिया था, अब आप ही वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि हम भी जरा तनख्वाहें बढ़ा दे। पहले आपने 10% की थी, सिंध ने कर दी, पंजाब ने कर दी, सेंटर में हो गई, तनख्वाहों में इजाफा ज्यादा हो गया, तो आपने कहा हमने कम दिया, हम भी ज्यादा देंगे। मैं इस पे सर जरा दोबारा बात करूंगा आगे चल के। जरा रजा अरुण साहब, ये जो मूवमेंट्स की बात हो रही है, एक तरफ मुज़ाकरात के लिए जो है वो दावत दी जा रही है, क्या आपको लग रहा है जा रहा है फिर यानी कि एक बड़ी मूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, एक बड़े सियासी इंतशार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फिर मुज़ाकरात वाली जो एक कोशिश है वो कामयाब हो जाएगी, बातचीत का जो माहौल जो है वो एक एफर्ट हो रही है वो कामयाब हो जाएगी? मुझे लगता है समर भाई के जो बजट से मुताबिक ना, तैमूर भाई की मैंने इनकी पोस्ट ही पढ़ी, इनका लिखा ही पढ़ता, बहुत अच्छी तजावीज साहिब रहा है इनकी। ऐसी तजावीज को इनकॉर्पोरेट, अभी बजट का बिल पेश हुआ है ना, इसमें बहुत सी तब्दीलियां अमेंडमेंट हो सकती है मंजूरी से पहले, तो यकीनन तमाम इस तरह के जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी तजावीज को इनकॉर्पोरेट करके बजट को कम से कम, जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए है ना, एट द एंड ऑफ द डे, उसको तो ठीक करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने बात की मुज़ाकरात की, देखें मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी मूवमेंट हो सकेगी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये जो इत्तेहाद है, ये अननेचुरल इत्तेहाद है, ये नहीं चल सकेगा। और दूसरा, जो पीटीआई की लीडरशिप की मरकजी इनके रहनुमा की जानिब से बयानात आ रहे हैं, वो बयानात में अब वो मुताबिकत नहीं है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो बयानात फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और लग ऐसा रहा है कि बातचीत अब मुज़ाकरात पे ही होगी। एहतजाजी मुजाहिरों या धरनों या ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है, रैलीज का, ये मैं नहीं समझता कि पीटीआई में ये कैपेसिटी है या पीटीआई के फॉलोअर्स में कैपेसिटी होगी वो ये काम करें। दूसरा, जो मुज़ाकरात जिन इत्तेहादी जमातों के दरमियान हो रहे हैं, मजम्मत, ये जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कामयाब होगा। हाँ, ये जरूर है कि जिधर वो मुज़ाकरात की नजरें दौड़ा के बैठे हैं, वहां से कोई कॉल आ नहीं रही है, और जहां वो उनको मुज़ाकरात करने चाहिए वहां वो जाना नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ा एक फंडामेंटल सवाल है पीटीआई के लोगों के लिए, उनके लीडर के लिए, कि आखिर बुनियादी तौर पे वो जमहूरियत में, सियासत में करना क्या चाहते हैं। सही है। ये तो नहीं हो सकता ना कि इतने मानूस हो गए सयाद से, हम क्या रिहाई मिले तो कहाँ जाएंगे। तब ये समझ नहीं आ रहा कि सियासत में ऐसे ही होता है। सियासत में आपको बातचीत से दरवाजे खुलते हैं, बातचीत से मसाइल हल होते हैं। सो माय सिंसियर एडवाइस, और पीटीआई कोई छोटी पार्टी नहीं है, इसको कहीं कोई भी किसी गलतफहमी में ना रहे कि इनकी सपोर्ट नहीं है, इन्हें बिल्कुल सपोर्ट है, और सही कह रहे हैं, चारों सूबों में सपोर्ट। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी चारों सूबों में सपोर्ट है। कम ज्यादा का बहस हो सकती है, लेकिन हर सियासी जमात की कहीं ना कहीं सपोर्ट है, और पाकिस्तान के हिस्से है ना ये। कोई सियासी जमात रोमानिया की तो नहीं है, कोई सियासी जमात जापान, टोक्यो में तो सियासत नहीं कर रही। तो आखिरकार बिलहाल इनको एक टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात के जरिए मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से अब फैसले टेबल पर। सही है। अच्छा दनियाल चौधरी साहब, एक तरफ तो ये तहरीकों की तैयारी हो रही है, साथ साथ आप मुज़ाकरात की दावत भी आप दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ को प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, बारहा कहा है बल्कि कि आईएम मिसाक की मुफाहमत करते हैं, मिलकर मुल्क को बहरान से निकालते हैं, लेकिन सिर्फ बयानात की हद तक ये मामला क्यों रहता है? कोई अमलन कोई कमेटी बनाकर, अब तो खान साहब ने भी जेल से ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है, उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट भी कर दिया कि ये बंदा हमारी तरफ से मुज़ाकरात करेगा हुकूमत के साथ। अब किस बात की देरी है हुकूमत की तरफ से, या आप भी सिर्फ बयानात देकर गोंगलों से मट्टी झाड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
देखें, आपका जब आप किसी चीज़ के ऊपर सीरियस हैं और बात करने के आप चाहते हैं तो उसका योर एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को तोड़ने की, पाकिस्तान के इदारों के बारे में, आप अपने शोहदाओं के बारे में आप रोज़ आप ऐसी स्टेटमेंट्स दें, आपके बंदे निकल कर गालियाँ दें और फिर आप कहें कि हम जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं हो सकता। यू कांट प्ले फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द पिच, ठीक है ना। दे हैव टू आइदर चूज़ कि चाहते क्या हैं। अगर तो मफाहमत देखें, आज ये हुकूमत का जो रोल है, हमने डे 1 से कहा कि देखें ये जलाओ घेराओ, मुल्क को आग लगाने से, तफरीक करने से, नफ़रत की सियासत से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और इनकी जो सियासत है वो मुल्क को आगे बढ़ाने वाली है भी नहीं। इनकी सियासत ही ज़ातियात के ऊपर है कि इमरान खान चाहता है कि वो है तो मुल्क है, वो वज़ीर-ए-आज़म है तो मुल्क चले, वो अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो IMF की टीम पाकिस्तान में आई हो तो आप जाके IMF के बाद प्रोसेशंस करो, अपने सिपा सलार, अपने आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के उनके ऊपर प्रोसेशन करो। अगर आप कहो और आप कहो कि पाकिस्तान तबाह हो जाए लेकिन इसको पैसे नहीं देने, मादरत के साथ आपकी सियासत भी तो ज़ातियात के गिर्द घूम रही है ना। आज ही आप लोगों ने हमारी ज़ातियात पे बना हुआ केस है, ये लेके आप हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ये केस नहीं ओपन हो सकता, नहीं हो सकता, उठा के आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए इमरान खान दूसरा इद्दत में निकाह केस जो वो ज़ातियात नहीं है क्या? ज़ातियात नहीं है क्या? इमरान खान के ऊपर टन्स नहीं, मैं इमरान खान की ज़ात की तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं बात कर रहा हूँ मुल्क की और इमरान खान की कंपैरिजन कि इनकी जब अपनी बात आती है तो इनको ये कहते हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो बेशक असम्बलियां टूटे और मुल्क तबाह हो जाए, मैं नहीं हूं तो अगर मुल्क ने टूटना है तो मुल्क टूटे। इनकी सोच ये है, इनकी जहनीत ये है। और इनके लोग जो हैं जब ये आते हैं निकल के तो फिर यही नफरत की बीज, नफरत की कहानियां, नफरत की बातें, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये जो बाई इलेक्शन थे ये एक लिटमस टेस्ट था। ये जो कहते हैं ना 45, 47 पता नहीं क्या 46 फॉर्म्स, जितने भी बातें करते हैं ये लोग उठा के कहते थे कि उठा आके लेके जाओ फॉर्म 45। ये जो फेंस सेटर्स थे उन्होंने नफरत की सियासत को दफना दिया, उन्होंने इमरान खान की बयानिए को दफना दिया, उन्होंने झूठ की सियासत को दफना दिया, उन्होंने नौजवान नस्ल को तबाह करने की तफरीक की सियासत को दफना दिया। डिबेट खत्म होने नहीं देते। ये जो इस्लामाबाद के 3 तरीके साफ के एमएनए का मामला था, उनके लिए लोग नहीं निकले। उस पे जब ट्रिब्यूनल ने मामला टेकअप किया तो आपके एमएनए इलेक्शन कमीशन ना जाते, इस डिबेट को शटल होने देते। फॉर्म 45 वाली ट्रिब्यूनल ने टेकअप किया मामला, आपके एमएनए पहुंच के इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान। जी यार इनके कहने पे क्यों करें भाई? पहले उन्होंने 35 पंचर कहा था, जब 35 पंचर 4 साल बाद उन्होंने कहा कि 35 पंचर, इन्होंने कहा कि 35 पंचर मफरूजे की सियासत थी। आपका चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आया हुआ था, आपने उसके विजन को सबोटाज किया, सीपेक को सबोटाज किया, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी को सबोटाज किया। आप यार आपको खत्म हो जाती साहब, ये हर दफा एक नए ढंडोले के साथ आते हैं। ये जब होते हैं ना मदारी, वो हर दफा एक नया शो लेके आते हैं। ये हर दफा ये मदारी है, ये हर दफा एक नया शो लेके आते हैं। कभी ये साइफर लेके आते हैं, कभी ये 45 लेके आते हैं फॉर्म, कभी ये 35 पंचर लेके आते हैं, कभी ये अमेरिका की हुकूमत नामंजूर लेके आते हैं। ये हर दफा मदारी एक नई हुकूमत के लेके आते हैं और फिर ये क्या चाहते हैं कि देन वी स्टूप टू देयर लेवल, एंड व्हेन यू स्टूप टू देयर लेवल, ये ऐसे मदारी पर बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स एट इट, तो ये चाहते हैं कि फिर आपको वहां उस लेवल पे ला के आपको गंदा करे। हमने इनकी सियासत नहीं करनी, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सियासत करनी है, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी की सियासत करनी है, इस मुल्क में गरीब को रिलीफ देने की सियासत करनी है। ये हमें बता दें कि अभी इतना अरसा हो गया कि पिछले उन्होंने 11 साल से बैठे हुए हैं ये मुल्क में, ये KPK में, एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें। लोग उनसे पूछे कि आप बात नारे लगाते थे करप्शन के, आप कहते थे करप्शन के अलमदार बने थे, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जितना आपने गंदा किया किसी ने नहीं किया, तो 11 साल से एहतसाब कमीशन क्यों आपने बंद किया, क्यों आपने वहां इदारे नहीं चलने दिए? वो कहां गया विसल ब्लोअर एक्ट, वो कहां गया मोबाइल विसल ब्लोअर एक्ट जिसमें करोड़ों रुपया लगाया गया था, वो क्या हुआ उसका? ये तमाम चीजें पाकिस्तान को, ये 11 साल में एक मेट्रो के दरवाजे ठीक नहीं कर सके। आप खाली जाए उनके बाथरूमों का हाल देखें, उसमें आज तक कमोड की सीटें नहीं लगा सके। इनसे ये देखें, आप कंस्ट्रक्टिव बात इनके साथ करें कि अगर ये आना चाहते हैं डायलॉग के लिए तो फिर ये नहीं हो सकता कि घर के बाहर खड़े होकर पहले ये गोलियां चलाएं, मुल्क को तोड़ने की बात करें, अपनी अफवाज के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट बेचें, उनको तबाह करने की बात करें। वो भी तो यही बात करते हैं कि गवर्नमेंट हमें ना कोई मुजाहरा करने देती है, वो कल निकले अपने बानी की रिहाई के लिए एहतजाज करने, आपने एक पर्चे कायम कर दिया, आपने गिरफ्तार कर लिए बंदे उनके, वो कह रहे हैं हमें तो ये सांस तक नहीं लेने दे रहे,
और बात करते हैं मुज़ाकरात की, वो कह रहे हैं दोनों तरफ से ये जो आप बात कर रहे हैं एक्शन होना चाहिए, इनके पास फैसिलिटीज इनके पास है, इनके पास क्या चीज नहीं है, इनके पास क्या चीज नहीं है, इनके पास तो हर चीज। पार्लियामेंट में आते हैं, दिल करता है तो कागज फाड़ते हैं, दिल करता है तो आइन को फाड़ते हैं, दिल करता है तो वहां लड़ाइयां करते हैं। जो इनका दिल, जिस तरह ये ढंके की चोट पे ये कर रहे हैं, ये तो आज तक किसी को इतनी खुली छूट नहीं मिली। हम लोग को तो उठा उठा के अंदर बात फेंकते थे। हमारे 2.5-3 साल कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अंदर नहीं रहा। ये कौन सा इनका कौन सा बंदा MNA 3 साल रहा है? हमारा हर बंदा, कोई ऐसा हमारी पार्टी का बंदा नहीं था जो जेलों में नहीं गुजारी, जिन्होंने 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 16 दिन, ठीक है ना। ये तो 9 मई का वाकया, इन्होंने अपने आप में अपने अफवाज के ऊपर हमला ना करते, अपने सिपा सलार और अपने शोहदाओं की बिल्डिंगों में ना करते, तो फिर भी इनको किसने पूछना था। और अब जब ये इनके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है, अपनी कारकर्दगी के दिखाने के लिए नहीं है, अपनी कोई मफामत की बात, इनकी सियासत बिकती नहीं है, तो फिर ये इस तरह की बातें करते हैं। अगर आज भी एज अ गवर्नमेंट, अगर आज ये चाहते हैं कि डायलॉग हो, ये चाहते हैं तो उसको सीरियसनेस लें, इसको सीरियस लें। ठीक है, इस पे अपनी जो जलाओ घराओ तफरीक की बात करते हैं, इसको बंद करें, डायलॉग करें, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को फॉलो करें और बैठ के मुज़ाकरात करें। चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो अंदर ये जो आपको जो आपकी हरकतें हैं, आप इसको बंद करें और हम चीज़ों को आगे लेके जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दनाल चौधरी साहब आपका और रज़ा साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन ने प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम मसले की बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे मुल्क की अदलिया की, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, कि जहां मुल्क की सियासत का महवर और मरकज़ एक मतलब फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रही है। चूँकि तमाम बड़े मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, जिसमें अगर आप बात करें मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात का मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ से इनिशिएट हुआ है और वहीं जाकर ये लगता है कि मामला किसी इंजाम को पहुँचेगा। फ़ौजी अदालतों का मामला हो, मखसूस हिस्सों का मसला हो या इमरान खान की रिहाई का, तमाम मामलात ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गिर्द घूम रहे हैं। और रिसेंटली जो तकर्रियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की हुई हैं, उसमें भी एक डिफरेंट ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के शहजाद मलिक साहब जो कि अब एलिवेट हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनकी तरफ से ये दावा आया था कि बहुत सख्त किस्म का प्रेशर रहा इस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर। और उधर से सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अकील अब्बासी साहब, वो भी एलिवेट हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं बतौर जज। उन्होंने नेगेट किया कि भाई उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं था किसी किस्म का भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से मामलात को लेकर आगे बढ़ेगी, ये जो प्रेशर भी ज़्यादा है और केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे पाकिस्तान के दो बहुत ही इन्फॉर्म जो से कोर्ट रिपोर्टिंग को लेकर, हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मतलब फिर से पाकिस्तानी सियासत का महवर मरकज़ बन रही है और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए और जो अंदरूनी इख्तलाफ राय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अंदर, उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि बेहतर अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सारे मामलों से निपट लेगी? देखें जी, ये सारा अब डिपेंड है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे कि वो अब किस तरह चीज़ों को जो वो लेके जाते हैं, एडजुडिकेशन करते हैं। क्योंकि जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील या चीफ जस्टिस का वैसे ओवरऑल रोल वो बहुत अहम होता है। सारे जजेस कभी इसमें कोई शक नहीं कि चीफ जस्टिस का वोट या ओपिनियन एक ही होती है हर जज की, लेकिन चीफ जस्टिस बड़ा मैटर करता है हर लिहाज से। और अभी भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें तो चीफ जस्टिस काजी फैसला अगर जो ओपिनियन देंगे किसी मामले में भी, तो उनके साथ 6-7 जजेस हैं जो उनको अनकंडीशनली जो है वो उनके साथ जाएंगे। तो ये एक चीज़ है, इसमें सारा मामला मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैसला और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर पुनी जज हैं कि वो अब क्या करते हैं। अब अगर हम देखें रिजल्ट सीट का मामला, रिजल्ट सीट में ऐसा बाज़ाहिर लग रहा है कि बड़ा क्लोज जो है वो एक सूरत हाल बनी है। जो जजेस की ओपिनियन है वहाँ डिवाइडेड है, उसमें से 6-7 भी आप कह सकते हैं क्या पता यूनानिमस फैसला है। लेकिन अगर जस्टिस काजी फैसला ने मामले को यानी उन्होंने डिसेंट किया और उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है ठीक है, तो उनके साथ फिर कुछ जजेस उनको सपोर्ट करेंगे, जिस तरह की हम मुख्तलिफ केसेस में देखें कि उनकी सोच को हम ही रहे हैं।
तो देखते हैं कि क्या उनकी सूरत हाल बनती है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो क्या किस तरह कितना यानी चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सियासत जिससे रिवॉल्व अराउंड होनी है वो रिजर्व सीट का मामला है, क्योंकि रिजर्व सीट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जुड़ी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज प्रपोज जो है बज़ाहिर लग रहा है कि वो तैयार भी है, इतलात भी हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जिसमें अगर जस्टिस काजी फैसला चाहे कि जी जो रिजर्व सीट पीटीआई को नहीं मिलनी और दूसरों को, तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किलात होंगी। और अगर जस्टिस काजी फैसला चाहें, इस वक्त उनकी ये है पोजीशन में कि वो फैसला कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जैसे मंसूर अली शाह जो हैं, वो अगर हम देखते हैं कमेटी में जब फैसला था कि जी फुल कोर्ट इस मामले को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, अगर मंसूर अली शाह जो है वो जस्टिस मुनीब की ओपिनियन को इंडोर्स करते हैं कि जी 7 रुकनी बेंच, तो फिर बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये रिजर्व सीट जो थी ये पीटीआई को मिल जाती है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती। अब ये है कि फुल कोर्ट बना है, फुल कोर्ट में 13 जजेस, तो इसमें जो बज़ाहिर लग रहा है कि 2 जजेस जो है वो बड़े मैटर करते हैं और स्विंग उनका होगा कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जस्टिस काजी फैसला में भी अब वो समझें कि 13 जनवरी के फैसले को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन की, जिस तरह वो बता रहे हैं कि इस फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन करके, तो वो में भी पीटीआई को खुद ही समझेंगे वो इस सारी डिबेट में, इस सारी बहसों के अंदर, इन तमाम बहसों के अंदर हसनात मलिक साहब, वो जो एक एक्सटेंशन की बहस थी काफ़ी अरसे से चल रही थी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ सकती है रिटायरमेंट की एज को बढ़ा के या किसी और तरीके से भी, वो अब है बहस के अंदर, वो डिबेट अभी भी लाइव है या वो चैप्टर क्लोज हो चुका है वंस एंड फॉर ऑल? वो इस केस के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो केस है रिजर्व सीट पर, इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें जो ज्यादा सस्पेंस है वो यही है कि क्या अगर रिजर्व सीट जो है वो हुकूमती जमातों को मिलती हैं तो फिर क्या फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई रुकावट नहीं है, बाजार ये लग रहा है। तो देखते हैं कि वो अब किस तरफ चीजें लेके जाते हैं, क्योंकि ये केस सिर्फ ये रिजर्व सीट का मिलने तक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सारी का फेट जो है वो इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, 2 और बड़े अहम मामलात हैं। एक तो ये जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो भी फिक्स हो गया कि चीफ जस्टिस खुद उस केस को सुन रहे हैं। और दूसरा जो मामला है तहरीक इंसाफ की पिटीशन भी मौजूद है। इंतखाबात में धांधली की वजह से लगता है कि वो टेकअप नहीं हो पाएगी, चूंकि ट्रिब्यूनल्स के बाद जो फैसले होने हैं वो अल्टीमेटली आने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बीइंग एपलेट कोर्ट, तो लगता है कि उस वजह से उसे चीफ जस्टिस टेकअप ना करे। लेकिन ये मामला टेकअप कर लिया गया है, ये जो इलेक्शन कमीशन वाला है। क्या लग रहा है आपको, ये ट्रिब्यूनल्स के मामले पे जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक बोल्ड स्टेप लिया था, ये हो जाएगा रिवर्स? देखिए, ट्रिब्यूनल का जो मामला है इसमें डिवीजन बेंच बड़ी जल्दी बना है। वैसे बाजार ये लग रहा है कि इसमें एक बात होनी, रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो ये था कि इंट्रा कोर्ट अपील फाइल नहीं हुई लाहौर हाई कोर्ट में, 2 रुकनी बेंच उसको सुनता है। और इतलात ये है कि इलेक्शन कमीशन में तैयारी यही थी कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाए, लेकिन उन्हें हुकूमत या किसी जो है वो वकील ने उनको ये मशवरा दिया कि आप डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को आगे सुप्रीम कोर्ट जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में वो आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहले तो ये है कि लीव ग्रांट होगी नहीं होगी, फिर ये है कि लीव ग्रांट होगी तो ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि पहली दफा होगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान जो कंसल्टेशन है वो कितनी मीनिंगफुल है और क्या उसकी होंगी। तो उसके लिए 5 रुकनी बेंच मेरा ख्याल है कि बनना चाहिए। अब 5 रुकनी बेंच अगर बनता है तो फिर मामला कमेटी में जाएगा, कमेटी फिर फैसला करेगी कि 3 जज मजीद कौन बैठे या 7 रुकनी बेंच बने। तो ये सारा मामला जो है वो देखते हैं कि 20 तारीख क्या होता है मामला, क्योंकि इसमें बजाय इंट्रा कोर्ट अपील का ना दायर होना, ये इसमें एक बात हो रही है और जल्दी केस लग जाना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जस्टिस काजी फैसला पे एक बात है कि 13 जनवरी पे भी उन्होंने हर मामले में इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू को इंडोर्स किया है अपने टेन्योर में। तो अब देखते हैं कि काजी फैसला साहब क्या जो इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में भी मेंटेन रखते हैं या वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जज जैसे शाहिद करीम का जो ओपिनियन है उसको इंडोर्स करते हैं। एक और मामला भी है हसनात मलिक साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि बादी में तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई का मामला भी लगता है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाके डिसाइड होगा, क्योंकि एक तो ये जो केस है साइफर का वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी उस पर अपील कर दी हुई है।
FIA ने, और रिसेंटली ये जो मामला था टेरियन वाइट वाला, वो उस पर भी जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर लिया गया है। ये साइफर वाले मामले पे भी लगता है कि ये जल्दी टेकअप हो जाएगा। इसकी ऑलरेडी इसकी डेट भी दे दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। क्या लग रहा है आपको इस हवाले से? खान साहब की रिहाई का मामला भी जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही कोई डिसाइड होने वाला है? मेरा नहीं ख्याल कि साइफर के केस की अभी डेट आई है, अभी आज आई हो तो मुझे नहीं मालूम। साइफर के केस में अभी तो डिटेल जजमेंट भी नहीं आई, वो कैसे इतनी जल्दी उसका फैसला होगा? इन्होंने वहाँ पे FIA ने कर दी हुई है, वहाँ पे अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, अपील करना उनका हक है और जल्दी अपील की। अभी 30 दिन में टाइम बाकी था, ये था कि जल्दी हुकूमत की तरफ से दायर हुई है और उनकी कोशिश यही है कि रिमांड किया जाए मामला। लेकिन इतना आसान नहीं है। एक तो डिटेल रीजनिंग का वेट किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद जो बेंच है वो मैटर करेगा कि बेंच कौन सा है। ये वो केसेस हैं पॉलिटिकल नेचर के, इनमें बेंच का पता चलता है कि बेंच से कि किस तरफ चीजें जाएंगी। तो साइफर में एक तो ये है कि जो जिस तरीके से ट्रायल और जिस तरीके से फैसला आया है, मेरा नहीं ख्याल कि रिमांड भी हो सके, क्योंकि पहले एक ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से फेलियर हो तो उसका एक्यूज क्यों जिम्मेदार हो कि जी बार बार उसका मामला भेजा जाए ट्रायल के लिए। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि साइफर एक स्ट्रांग केस था इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन जितना बैडली इस केस को किया गया, ना कोई हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी हो रही है, ना कोई जिम्मेदारों का पूछा जा रहा है कि साइफर की कॉपी क्यों नहीं दी गई, और बजाय ये लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है। और यही जो सबसे बड़ा फेलियर हमारा होता है, जिस तरह हम कलभूषण केस में देखते हैं कि अगर उस वक्त भी जो है वो काउंसलर एक्सेस दे दी जाती तो मे बी ICJ में दोबारा ये मामला उनके हक में भी जो ओपिनियन आई थी वो ना आती इंडिया के। यहाँ भी यही हुआ है कि अगर साइफर की कॉपी दे दी जाती और जो ड्यू प्रोसेस और कानूनी तकाजे पूरे कर दिए जाते तो मे भी मसला जो है इमरान खान के लिए आसान नहीं था। हाँ, एक और जो चीज हुई है वो ये हुई कि जो ऑफेंस था, जो बजाय सुप्रीम कोर्ट की भी टेंटेटिव ओपिनियन आई थी कि 2 साल तक तकरीबन सजा हो सकती है, उस ऑफेंस की कैटेगरी में इमरान खान का जो ऑफेंस है वो उस कैटेगरी में जाता है, लेकिन 10 साल सजा दी गई। ओवरऑल ही फेलियर है, लेकिन 5 दिनों में 3 सजाएं हुई। कोई नहीं कि हुकूमत जी जो केस बनते थे उनको भी बैडली इस तरीके से किया गया और कि वो भी खराब हो गए। तो अब जो एक और अहम मामला है हसनात अली साहब, वो है ये जो नैब तरामीम के केस के अंदर बात हुई थी। खान साहब जब पेश हुए थे तो उसमें कोई मुज़ाकरात के वाले से एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था। दो वो उनकी जुरिस्डिक्शन तो इस मामले पे नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मुल्क का इदारा होते हुए एक इनिशिएटिव लिया था और खान साहब को दावत दी थी कि आगे बढ़े, मुज़ाकरात करें। खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डालते हुए मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये चाह रही है। उसने भी हमें कहा है, जजेस ने भी, कि आप करें मुज़ाकरात करें। तो मैं मुज़ाकरात के लिए जो है आमादगी का इजहार कर रहा हूँ, उनसे बात भी करूँगा जिनसे पहले मुज़ाकरात करने के लिए या बातचीत करने के लिए राज़ी नहीं थे। तो उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया कि भाई आप करें मुज़ाकरात, जाके उन्हें पूरी अथॉरिटी दे दी है। तो इस मामले में भी आपको लग रहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत से जो मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर सके या इस अमल को जो है वो सपोर्ट करके आगे बढ़ा सके, कोई किरदार अदा कर सकती है इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट यही एक ख्वाहिश का इजहार कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन PTI की तरफ से यही मसला है कि वहाँ कहा जाता है कि जी हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, और इतलात ये है कि महमूद अचकज़ई साहब ने खुद जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया है कि फिर उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जी ठीक है आप बात करें। तो ये एक अलमिया है कि वहाँ भी जो मिस्ट्रस है, चाहे मौलाना फजल रहमान है या और लोग हैं, PTI का बहुत बड़ा फेलियर कि वो पोलिटिकल एंगेजमेंट उनकी नहीं हो रही, जिसका फायदा मुखालफिन को हो रहा है। और यही चीज हमने 2018 में देखी। हालांकि आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी अलहदा थी, नून लीग अलहदा थी, मौलाना फजल रहमान अलहदा थे, लेकिन उनको इकट्ठा करने में इमरान खान साहब ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था। और यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि इमरान खान और जो PTI की सियासत है, देखें अगर आप जो जिस तरीके से हैं पॉपुलर होंगे, लेकिन जो है हुकूमत के खिलाफ अगर आपने प्रेशर बनाना है तो आपको दूसरी जो जमातें हैं, चाहे वो एक भी आदमी अपोजिशन में हो तो उसको साथ मिलाना होगा। तो वो तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ना उनकी मौलाना फजल रहमान और उनके दरमियान मिस्ट्रस है। अगर पार्लियामेंट में उन्होंने चलना है तो अपनी जो एक फासले हैं पीपल्स पार्टी के साथ वो कम करने होंगे, वो वहाँ भी फेलियर है।
तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो माजी में भी उनकी कहीं और होती थी, अब जब उनके हाथ आई है तो वहाँ तो उनका ऐसा लग रहा है कि वहाँ एक इशू जो है वो कि किससे बात की जाए इमरान खान के बाद, तो वहाँ एक फेलियर है, पॉलिटिकल क्राइसिस विद इन पीटीआई जो है वहाँ मसाइल है। जो हसनात मलिक साहब एक और मामला है, ये जो एलिवेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिसेंटली, उससे जाहिर है जो कंपोजिशन और जो स्प्लिट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो मजीद वो इक्वेशन ज़रा चेंज तो होगी, लेकिन एक उसमें नज़र आ रहा है कि 2 जजेस के वाले से तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है शहजाद मलिक साहब, उनकी राय सबके सामने है कि पिछले हफ्ते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अपनी सख्त राय का इजहार भी किया मुदाखलत के मामले को लेकर, जबकि आज ही सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अकील अब्बासी साहब, उन्होंने वो भी चूँकि एलिवेट हो रहे सुप्रीम कोर्ट में एज जज, उनकी तरफ से तो तमाम जो इल्ज़ामात थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब के दबाव के वाले से, प्रेशर के वाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज के या इदारों के, उसको नेगेट किया। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर तो कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं था, एक बिल्कुल यकसर एक मुख्तलिफ स्टेटमेंट आई है। तो लग रहा है कि वो स्प्लिट ऑफ ओपिनियन वो चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी चलती रहेंगी आगे, यानी कि 2 मुख्तलिफ ओपिनियन के 2 मुख्तलिफ आरा के जजेस जो है वो एलिवेट होकर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में कौन सा पॉलिटिकल नेचर का केस है जिससे इंटरेस्ट हो मुख्तदर हल्कों को या ज्यादा, मतलब सारे मसाइल सारे केसेस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और लाहौर हाई कोर्ट में। कुछ पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट लेके गई, वहाँ उसकी उनकी ओपिनियन भी आपके सामने। सिंध हाई कोर्ट में तो सिर्फ एक्स के बैन होने के हवाले से, ट्विटर बैन जो सब वहाँ वो बात हुई, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से हुई कि जी वहाँ जो केसेस की एलोकेशन, तो उस पर आज उन्होंने खुद कहा कि जी नहीं वो इस वजह से किया गया। अदरवाइज तो सिंध हाई कोर्ट में तो कोई ऐसा केस ही नहीं जिसपे आप कह सकते हैं कि वहाँ जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो हुकूमत, एग्जीक्यूटिव या मुख्तदर हल्कों के, तो ये बात उनकी ठीक होगी कि वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि वहाँ केस ही ऐसा कोई नहीं है। सही है। साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बशीर साहब, क्या लग रहा है आपको, अदालतों के ऊपर तो बड़ा अब एक मलबा, बड़ा एक सब प्रेशर आ गया है, तमाम चीज़ें ही जो हैं वो मुल्क की सियासत की अहम केसेस की अगर हम बात करें तो वो सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गिर्द घूम रहे हैं। क्या आपको लग रहा है जो हम एक स्प्लिट ऑफ ओपिनियन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर, ये मामलात आपको लग रहा है कि बेहतर अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टैकल कर पाएगी इन सारे केसेस को? टैकल कर पाएगी या नहीं ये तो मतलब कबलत वक्त है कुछ कहना, लेकिन टैकल करना चाहिए। ये असल में सवाल ये है कि जिस तरह जो अभी कल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक तकरीर की, मेरा ख्याल है ये है कि वो बड़ा एक क्लियर जो है वो मैसेज था, और वो मैसेज उसी तरह ही होना चाहिए था। जब 6 जजेस का खत आया था और 6 जजेस के खत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, तो मेरा ये ख्याल है, मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपोलोजेटिक जो एक रवैया जो था या ऑब्जर्वेशन थी, ये रिमार्क्स थे, वो नहीं होने चाहिए थे। बड़ा क्लियर कट मैसेज होना चाहिए था। और इस चीज के पीछे के जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनकी जानिब से कहा गया कि उनके दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा यह ख्याल है कि ये बात कहने की भी जरूरत नहीं थी। इस तरह की बातें जब आप कहेंगे तो फिर आपको वही सुनने को मिलेगा। आज जो अभी जो हसनात मलिक साहब बात कर रहे थे, जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बात की, अभी जो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी जो बात की उसको मैंने 2-3 दफा बार सुना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब उन्होंने कहा कि इस तरह का नहीं हुआ, मुदाखलत ऑन एंड ऑफ, डायरेक्टली हुआ, इनडायरेक्टली, इस तरह करके गोल मोल उन्होंने बात की। लेकिन वही बात, तो वहां पर तो केसेस है नहीं। केसेस कहाँ पे हैं? लाहौर में है। केसेस कहाँ पे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस, पेशावर हाई कोर्ट में चलते रहे हैं, जो हाई प्रोफाइल केसेस आते रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक चीज जो लोगों को समझने के लिए है कि हमेशा से अगर कोई किसी किस्म का प्रेशर आता है, मुदाखलत होती है, इन्फ्लुएंस होता है, तो वो हाई प्रोफाइल केसेस में होता है। जहां पे हाई प्रोफाइल रूटीन के केसेस, किसी रेडी वाले केस में कोई मुदाखलत की जरूरत भी नहीं होती, वो तो जाया करने वाली बात है। इसलिए ये चीज तो अब तय हो चुकी है, और ये मामला, ये जो फिनोमेना है, इसको रोकने की जरूरत है। अगर ये अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकती और क्लियर कट इस पे लाइन नहीं लेती, तो मेरा ख्याल है नुकसान होगा जुडिशरी को। फाइनली हसनात मलिक साहब, ये जो फौजी अदालतों वाला मामला है, ये आपको लग रहा है कि किसी जो है कोई यानी किसी साइड जाएगा, कोई का डिसीजन होगा, डिस्पोजल इसका? जी बिल्कुल। अब तो जजेस भी 3 नए आ गए हैं बेंच, अब उम्मीद है कि बेंच बनेगा। ये भी बताया जा रहा है कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं जजेस ने, उन्होंने 1 महीना कम कर दी है। ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि केस बड़ा लंबा प्रोलॉन्ग हुआ, केस फिक्स नहीं हुआ, 2-3 दफा फिक्स हुआ। कुछ रिस्पोंडेंट साइड यानी जो चौधरी एतजाज हसन उनके वकील हैं और जो वकील हैं उनकी तरफ से आया कि जी लार्जर बेंच बनाए। कुछ और जजेस पे ऑब्जेक्शन था जस्टिस सदात तारिक पे, लेकिन अल्टीमेट चीफ जस्टिस काजी फैसला पे जिम्मेदारी होती है कि इस मामले को जल्द से जल्द डिसाइड करें।
क्योंकि ये जो लोग हैं इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, ना इन पे कोई जेल मैनुअल की तरह उस तरह इनको रखा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब देखते हैं कि उम्मीद है कि इन जजेस की ओथ के बाद ये जल्दी केस। साकिब बशीर साहब, लग रहा है कि ये अगले चंद हफ्तों में ये डिसाइड हो पाएगा मामला, ये जो मिलिट्री कोर्ट है? अब जिस तरह जो है वो इसको लटकाया जा रहा है, मेरे लिए तो हैरान कौन है कि अक्टूबर से लेकर अब तक जो है वो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्यों नहीं डिसाइड हुआ। 84 लोग हैं, 84 खानदान उससे जुड़े हुए हैं और वो फेयर ट्रायल मांग रहे हैं। तो फेयर ट्रायल आप उनको फर्ज करें। एक चीज आखिरी बात, फर्ज करें कि कल सुप्रीम कोर्ट कहती है जी ये सिविलियंस के ट्रायल जो मिलिट्री नहीं हो सकता, तो उनको दोबारा से फिर आम जेलों में, फिर दहशतगर्दी अदालतों में दोबारा से ट्रायल, दोबारा से सारी चीजें, और वो बेचारे सवा साल जो है वो सजा भुगत भी चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपका और हसनात वाले साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना किया। यकीनी तौर पर अब सारे केसेस का दबाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बढ़ने वाला है। ईद के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ही महवर मरकज़ होगी तमाम बड़े और अहम तरीन केसेस के हवाले से। देखते हैं कि आला अदालत इस बारे से क्या फैसला करती है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।